डॉक्टर तो बहुत बदल लिए, 75 साल से डॉक्टर ही बदल रहे, हर 5 साल में डॉक्टर बदलते रहते हैं। भोपाल का डॉक्टर बदलता रहता है, दिल्ली का भी डॉक्टर बदलता रहता है। हालांकि दिल्ली में पिछले 12 साल से नहीं डॉक्टर बदला है, दिल्ली का डॉक्टर स्थिर है अभी। हमारा कहना है कि सबसे पहले स्वतंत्र भारत बनाने की जरूरत है। कोई भी तंत्र हमारा अपना नहीं है, नाम गुलामी के, निशान गुलामी के, कुरीतियां गुलामी की, कुप्रथाएं गुलामी की, शिक्षा व्यवस्था गुलामी की, चिकित्सा व्यवस्था गुलामी की, पुलिस व्यवस्था गुलामी की, प्रशासनिक व्यवस्था गुलामी की, न्यायिक व्यवस्था गुलामी की, टैक्स व्यवस्था गुलामी की, व्यापार व्यवस्था गुलामी की, चुनाव व्यवस्था गुलामी की, सब कुछ तो गुलामी का है। जब तक गुलामी का सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक भारत सुरक्षित तो नहीं हो सकता। भारत विकसित तो हो सकता है, याद रखना, बिना गुलामी के सिस्टम को बदले हुए भारत विकसित हो सकता है। बिना गुलामी के सिस्टम को बदले हुए हाईवे बन सकता है, एयरपोर्ट बन सकता है, एक्सप्रेसवे बन सकता है, नदियों पे डैम बन सकता है, लेकिन देश सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए अब आपको तय करना है कि आपको केवल विकास चाहिए या सुरक्षा भी चाहिए। आपको केवल मॉडर्न मकान चाहिए या सुरक्षित मकान चाहिए जो एक भूकंप भी न झेल पाए। मेरी कोशिश यही है कि भारत सुरक्षित हो जाए। विकसित भारत बनाना सरकार का कार्य है, सरकारें कर रही हैं और सभी पार्टियां विकास करती हैं, कम ज़्यादा सही, विकास सब करती हैं। उसका एक बड़ा कारण भी है, विकास से बहुत फायदा होता है। जहां स्कूल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं और जितने का टेंडर होता है उसका 20%, जोर से बोलो जरा, नोट मिलता है। जहां हॉस्पिटल बनता है वहां के लोग वोट देते हैं और जितने का टेंडर होता है उसका 20% नोट मिलता है। जहां सड़क बनती है वहां के लोग वोट देते हैं और जितने का टेंडर होता है उसका 20%। सड़क में केवल 20% नहीं है, आपकी सड़क हर बारिश के पहले टूट रही कि नहीं टूट रही है? सड़कों में गड्ढे हो रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 20% सफेद पोस्ट ले लेते हैं, 20% टाई वाले ले लेते हैं, 40%, 20% ठेकेदार खुद ही रख लेता है, 60%, 20% में मजदूर और लेबर मिस्त्री, प्रोजेक्ट मैनेजर, 80%। उसमें डामर तो केवल 20% का ही लगता है, रोडी डामर केवल 20% का लगता है। क्यों सरदार जी? ऐसा ही है। देखो सरदार जी ने भी हाँ कर दिया, भैया ताली बजाओ इनके लिए। सरदार जी से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि धंधा व्यापार करना इन लोगों को ज़्यादा पता है। जैन समाज के लोग बैठे होंगे उनको भी पता है कि कितने कितने परसेंट कितने में काम होता है। तो हम कुछ समस्याओं के ऊपर बात करेंगे और समस्याओं पे नहीं, समस्या पे बात करने वाले तो लाखों लोग हैं। हम समस्या के समाधान की बात करेंगे। जैसे अभी जनगणना चालू होने वाली है तो जनगणना के पहले एक पूरे देश में मुद्दा बना क्या कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, राइट? जनगणना में जातियों का उल्लेख होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बताओ, ये जाति व्यवस्था है कितनी पुरानी? क्या जाति व्यवस्था 5000 साल पुरानी है क्या? नहीं। अगर ऐसा होता तो युधिष्ठिर सिंह, भीम सिंह, नकुल सिंह, सहदेव सिंह, शिशुपाल सिंह ऐसे नाम होना चाहिए था। तो 5000 साल पुरानी तो नहीं है। क्या जाति व्यवस्था 2500 साल पुरानी है? अगर 2500 साल पुरानी होती तो भगवान महावीर के नाम के साथ सिंह लगा होता, भगवान बुद्ध के नाम के साथ सिंह लगा होता, क्योंकि दोनों क्षत्रिय परिवार के थे। तो 2500 साल भी पुरानी नहीं है। कास्ट सिस्टम है कितना? आप हिंदी और संस्कृत के डिक्शनरी में 2000 साल पहले मुझे जाति नाम का शब्द दिखाओ, था ही नहीं। हमारे देश में जातक था, जाति थी ही नहीं। लेकिन जाति 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 की होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं ठीक है, जाति व्यवस्था भी हो जाए। 40 चीजें भी पूछी जा रही है, उसमें एक जाति भी है। मैं कह रहा हूं एक चीज और भी पूछ लो। क्या पूछ लो? गोत्र भी पूछ लो। 40 चीज पूछ रहे हैं ना, एक चीज और पूछो, गोत्र। फायदा क्या होगा?
अभी हम 10,000 जातियों और उपजातियों में बटे हुए हैं, लेकिन इन 10,000 जातियों और उपजातियों में एक चीज कॉमन है, वो है गोत्र। जो गोत्र ब्राह्मण का होता है वही क्षत्रिय का होता है, वही वैश्य का होता है, वही दलित का होता है। जो गोत्र हिंदू का होता है वही जैन का होता है, वही बौद्ध का होता है, वही सिख का होता है। जो गोत्र बंगालियों का है वही पंजाबियों का है, वही कश्मीरियों का है, वही गुजरातियों का है। जो गोत्र अगड़ों का है वही गोत्र पिछड़ों का है। तो जब ये जातिगत जनगणना आएगी और जाति वाला कॉलम होगा तो इस देश में ये पता चलेगा इतनी जातियां हैं, लगभग 10,000। तो देश को तोड़ना चाहिए कि देश को जोड़ना चाहिए, जोर से बताइए जरा। तो जाति व्यवस्था हमें तोड़ती है और गोत्र व्यवस्था हमें जोड़ती है। तो गोत्र व्यवस्था गिनना चाहिए कि जाति व्यवस्था गिनना चाहिए? गोत्र व्यवस्था। लेकिन जाति गिनने की बात हो रही है, लेकिन गोत्र गिनने की बात नहीं हो रही है। मैं उदाहरण देता हूं। मेरा गोत्र है भारद्वाज, राइट। मैं पूरे देश में जाके पूछता हूं तो मुझे भारद्वाज क्षत्रिय भी मिले, भारद्वाज दलित भी मिले, भारद्वाज यादव भी मिले, भारद्वाज पटेल भी मिले। ऐसे ही कश्यप आप देख लो, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, दलित भी है, हिंदू भी है, सिख भी है, जैन भी है और बौद्ध भी है। मुदगल, भार्गव, अत्रि, गर्ग, जितने गोत्र हैं, ये गोत्र व्यवस्था हमें जोड़ती है। दुर्भाग्य देखिए, भारत का संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो। भारत का संविधान कहता है जातिवाद, और पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं जाति की जनगणना करो। और भारत का संविधान कहता है जातिवाद खत्म करो और गोत्र व्यवस्था लागू करने से जातिवाद खत्म हो जाएगा, ऊंच नीच का भेद खत्म हो जाएगा। कोई गोत्र व्यवस्था लागू करने की मांग ही नहीं कर रहा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे होगा? मेरे अकेले कहने से होगा क्या? जोर से बोलो। अगर जो बात मैं कह रहा हूं यही अगर 1 करोड़ लोग कहना शुरू करें तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? जोर से बताइए। हाँ, हो सकता है, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में भीड़ तंत्र है। जो भीड़ के लोग कहते हैं वही काम होता है। उदाहरण देख लो, अभी जंतर मंतर में भीड़ इकट्ठा हुई, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगर भीड़ इकट्ठा करने पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो सकता है तो भीड़ इकट्ठा करने पे भारत में गोत्र व्यवस्था लागू नहीं हो सकती क्या? जोर से बताइए जरा। और गोत्र व्यवस्था के फायदे हैं कि नहीं? फायदे। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत जुड़ जाएगा। भाई, जातिवाद भी खत्म होगा, भाषावाद भी खत्म होगा, क्षेत्रवाद भी खत्म होगा, पंथवाद भी खत्म होगा। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है भारत में गोत्र व्यवस्था को दोबारा फिर से लागू किया जाए। एक बात और कहना था। एक शब्द है पालतू और दूसरा शब्द है फालतू। पालतू और फालतू। यहां हमारे सामने जन जी बैठा हुआ है और जन अल्फा भी बैठा हुआ है। कैसे पहचानेंगे पालतू और फालतू को? जो लोग सुबह से लेकर शाम तक केवल समस्या बताएं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, वो या तो पालतू हैं किसी पार्टी के और या तो फालतू हैं। उनके पास कोई काम नहीं है इसलिए समस्या बता रहे हैं, और या तो वो पालतू हैं। पालतू मतलब पेड आदमी, पैसा मिलता है उसको ये काम करने के लिए। तो अगर आपको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया में, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कोई व्यक्ति लगातार समस्याएं बताया जा रहा है लेकिन समस्या का मूल कारण नहीं बता रहा है और समस्या का स्थायी समाधान नहीं बता रहा है, तो क्या हुआ? जोर से बताओ भैया। या तो पालतू या तो, और पालतू और फालतू से बच के रहना चाहिए और उसके क्लोज हो जाना चाहिए। जोर से बोलो जरा। तो पालतू और फालतू से बच के रहिए। समस्या की चर्चा करने से समस्या ठीक नहीं होती है, समस्या का समाधान करना पड़ता है। मैंने एक PIL फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में। मैंने कहा साहब, पूरे देश में जो 500 साल के मुगलों के शासन में और 200 साल के अंग्रेजों के शासन में
जो नाम बदले गए हैं इनको रिस्टोर करना जरूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, वो बोले क्यों जरूरी है? हमने कहा इसलिए जरूरी है, जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कुरान में लिखी हुई बात को लोग सच मानते हैं। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे स्थान आज भी उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए बाइबल में लिखी हुई बात को लोग सच मानते हैं। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद में है, हमारे उपनिषद में है, हमारे रामायण में है, हमारे महाभारत में है, हमारे जैन ग्रंथ आगम में है, हमारे बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में है, वो स्थान आज की डेट में हमें भारत के नक्शे पे नहीं मिलते। जैसे हमने पढ़ा कि भाई भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, अब 5 गांव आप भारत के नक्शे पे ढूंढ लो, मिलेगा नहीं, क्योंकि एक गांव था इंद्रप्रस्थ, वो बन गया दिल्ली। एक गांव था पानप्रस्थ, वो हो गया पानीपत। एक गांव था सोनप्रस्थ, वो हो गया सोनीपत। एक गांव था तिलप्रस्थ, वो हो गया फरीदाबाद। एक गांव था गजप्रस्थ, वो हो गया गाजियाबाद। तो 5 गांव महाभारत में तो है, हमने B.R. चोपड़ा के रामायण में सुन देख भी लिया। हाँ, भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, लेकिन धरातल पे तो है ही नहीं। अब भगवान कृष्ण की बुआ का घर कहां पे था? जोर से बताओ भैया, कहां था? ये जैन जी बताए कहां है? ये जैन जी को नहीं पता, जहां तुम बैठे हो यही था। भगवान कृष्ण की बुआ का घर था चेदी राज्य में। चेदी राज्य में ही बुआ के लड़के का नाम क्या था? शिशुपाल। अब आपने शिशुपाल की कहानी तो सुनी, चेदी नरेश शिशुपाल सुन लिया। अब आप भारत के नक्शे पे चेदी राज्य, चेदी क्षेत्र ढूंढते रहो, मिलेगा क्या? वो क्या बन गया? चंदेरी। आपने द्रौपदी का नाम सुना होगा। द्रौपदी का जन्म कहाँ हुआ? पांचाल में, इसीलिए उसको पांचाली कहते थे। अब आप पांचाल भारत के नक्शे पे ढूंढिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्रुख खान नाम का लुटेरा गया, उसको फर्रुखाबाद बना दिया। हमारा एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी। अब आप कीर्तेश्वरी मंदिर था, कीर्तेश्वरी स्थान का नाम था, वहां वहशी दरिंदे गए, उन्होंने कीर्तेश्वरी मंदिर को लूटा तोड़ा और स्थान का नाम बदल के अपनी नेम प्लेट लगा दिया। मुर्शिद खान गया था, उसका नाम कर दिया मुर्शिदाबाद। अब हमारे ग्रंथों में तो कीर्तेश्वरी मंदिर है, कीर्तेश्वरी स्थान है, लेकिन भारत के नक्शे में है क्या? नहीं। एक चीज बताओ, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता का मतलब गुलामी का नाम मिटाना है कि नहीं? स्वतंत्रता का मतलब गुलामी का निशान मिटाना है कि नहीं? अरे हम किस बात के स्वतंत्र हुए? जिन स्थानों की रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, युद्ध किया, और अपने जीते जी न मंदिर लूटने दिया, न जीते जी उस स्थान का नाम बदलने दिया। जब वो पराजित हुए तब उस स्थान का नाम बदला गया। वो वापस नहीं होना चाहिए क्या? होना चाहिए। आपके सांसद विधायक ने कभी कहा कि गुलामी का नाम मिटाना चाहिए? जोर से बताओ। अच्छा, आप वाले ने तो नहीं बोला। भारत में 5000 सांसद विधायक हैं, 5000 में से 5 ने बोला क्या कि हाँ गुलामी का नाम मिटाना चाहिए और दोबारा पुराने नाम वापस आने चाहिए? बोला क्या? जब बोला नहीं तो बदलेगा कैसे? और मेरे अकेले कहने कैसे बदलेगा? नहीं बदलेगा कैसे जब ये जंजी बोलेगा, ये जन अल्फा बोलेगा, माताएं बहनें बोलेंगी, हमारे भाई बोलेंगे, हमारे युवा बोलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन किसी एक मांग को 1 करोड़ लोग एक साथ उठा देंगे वो काम हो जाएगा, क्योंकि भारत में लोकतंत्र नहीं, भारत में भीड़तंत्र है। भारत में, जोर से बोलिए, लोकतंत्र नहीं, भारत में